हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करने वाले हैं अपने सब्जेक्ट केमिस्ट्री के बारे में। और केमिस्ट्री का जो फिजिकल केमिस्ट्री है उसका फर्स्ट चैप्टर मोल कॉन्सेप्ट आज हम डिस्कस करेंगे। अभी तक जो भी वीडियो मैंने डाले थे वो सारे वीडियो छोटे छोटे थे, छोटे छोटे क्लिप के रूप में थे, या ऐसे बोल सकते हैं छोटे छोटे टॉपिक के रूप में थे वो। जैसे एटम का मैंने वीडियो डाला था, मॉलिक्यूल का डाला था, तो वो एटम को एक्सप्लेन कर रहा था, वो मॉलिक्यूल को एक्सप्लेन कर रहा था। लेकिन आज का जो अपन लेक्चर डिस्कस करेंगे इसमें बिल्कुल बेसिक से, मतलब चैप्टर 1 जो है मॉल का, वो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और उसको एंड तक लेके जाएंगे। यानी नीट और आईआईटी लेवल का जो भी मैटर है वो आपको यहाँ मिलने वाला है। ठीक है, तो जो भी इसका कंटेंट होगा इस चैप्टर का वो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। अपन बेसिक से जीरो से स्टार्ट करने वाले हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले अपना छोटा सा चैनल यूट्यूब चैनल है रूबिडियम और रूबिडियम कोचिंग, उसको सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, दोनों चैनल्स के बेल आइकन को प्रेस कर लेना है और अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर करना है ताकि उनको भी इसका फायदा मिल सके। चलो बच्चों, अब अपन अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं मॉल के बारे में। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं मॉल के बारे में, और हम डिस्कस करने वाले हैं मॉल के बारे में, हम डिस्कस करने वाले हैं एटम के बारे में, और हम डिस्कस करने वाले हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम कैसा होता है, और हम डिस्कस करने वाले हैं मॉलिक्यूल के बारे में। ठीक है, ये चार मैंने टॉपिक लिए हैं जिनको कोशिश करूंगा कि आज के इस लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगी। और अपना जो चैनल है रूबिडियम, उसको सब्सक्राइब करना है, रूबिडियम कोचिंग को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस कर लेना है। ठीक है, और ये अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना है। तो देरी ना करते हुए आज का जो लेक्चर है हमारा मॉल कॉन्सेप्ट का, वो डिस्कस स्टार्ट करते हैं। तो चलो, चैप्टर 1 है अपना मॉल कॉन्सेप्ट। मॉल कॉन्सेप्ट, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया, टॉपिक मॉल पढ़ने वाले हैं, एटम पढ़ने वाले हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम पढ़ने वाले हैं और मॉलिक्यूल डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मैं बात करूं मॉल क्या होता है। सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं मॉल से। मॉल क्या होता है? मॉल क्या होता है? तो देखो बच्चों, इसका सिंपल सा मीनिंग यही है। जैसे मैं आपको एग्जांपल से समझाने की कोशिश करूं, जैसे अपन एक दर्जन की बात करते हैं, डजन की बात करते हैं, तो जब भी मैं आपको बोलूंगा बच्चा कि एक डजन का मतलब क्या है, तो आप अब मेरे को जवाब दोगे कि एक डजन का सिंपल सा मीनिंग है 12 है। एक दर्जन का सिंपल सा मीनिंग क्या है? 12 है। वन डजन इज इक्वल्स टू 12 है। एक दर्जन का सिंपल सा मीनिंग क्या है? 12 है। अब मैं आपको बोलूं कि बेटा जाओ एक डजन ले आओ, किसी भी चीज को लाने के लिए मैं बोलूं कि जाओ बेटा एक डजन ले आओ, तो एक डजन ले आओ तो क्या लेके आओगे तुम? तुम्हें कुछ नहीं पता। मैंने मंगा तो लिया एक डजन, लेकिन तुम्हें कुछ नहीं पता क्या लेके आना है। जब तक मैं स्पेसिफाई नहीं करूंगा कि एक डजन लेकर के आना है, तब तक आपको पता नहीं चलने वाला कि एक डजन क्या लेके आना है। समझ गए बात को? तो यहां से मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि एक डजन किसको रिप्रेजेंट करता है? 12 को। सेट ऑफ नंबर, सेट ऑफ नंबर बोल सकते हैं इसको, या ये बोल सकते हैं इट इज द सेट ऑफ नंबर्स, जिसमें हम एक डजन का मतलब है, सिंपल से मतलब है 12 है। एक डजन का सिंपल सा मतलब क्या है? 12 है। यानी अगर मैं आपको बोलूं कि एक डजन ले आओ, तो आप कितनी चीजें लेके आओगे? 12 लेके आओगे। मैंने अभी कुछ नहीं बोला है एक डजन के आगे। लेकिन मान लो मैं अब बोल दूं बच्चों कि एक डजन जाकर के पेन ले आओ, एक डजन पेन ले आओ, तो दुकानदार के पास में जाकर के क्या करोगे तुम? 12 पेन लेके आओगे। सिंपल सी बात है। तो क्या लेके आओगे? 12 पेन लेके आओगे। ठीक है। ऐसे ही मैं अगर आपको बोलूं कि जाओ बच्चों एक डजन समोसे ले आओ, तो सबके मुंह में पानी आ जाएगा ना? सबके मुंह में पानी आ जाएगा। और एक डजन का नाम लेते, समोसे का नाम लेते ही सबके मुंह में पानी आ जाएगा और सब भाग करके दौड़ करके 12 समोसे लेकर के आएंगे। क्या लेकर के आएंगे? 12 समोसे। सिंपल सी बात है। ठीक है। और ऐसे ही अगर मैं बात करूं कि एक डजन चेयर लेके आओ, एक डजन चेयर लेके आओ,
तो क्या लेके आओगे? 12 चेयर। और ऐसे ही अगर मैं बात करूं कि 1 डजन चॉकलेट लेके आओ, तो 12 चॉकलेट लेके आओगे। चॉकलेट, जो भी है स्पेलिंग देख लेना, ठीक है। तो 12 चॉकलेट लेके आओगे। तो इसमें देखो बच्चों, समझ में क्या आया कि अगर मैं 1 डजन की बात करता हूं तो 1 डजन का सिंपली मीनिंग ये है कि 12 है। लेकिन 1 डजन के साथ में जब भी मैं किसी क्वांटिटी को स्पेसिफाई करूंगा, किसी भी क्वांटिटी को डिफाइन करूंगा, तो 1 डजन पेन, तो उसके साथ में, उस नंबर के साथ में वो क्वांटिटी ऐड हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल है 1 डजन पेन, 1 डजन पेन का मतलब 12 पेन। 1 डजन समोसे, 1 डजन समोसे का मतलब 12 समोसे। 1 डजन चेयर, 1 डजन चेयर का मतलब 12 चेयर। 1 डजन चॉकलेट यानी 12 चॉकलेट। समझ में आई बात? लेकिन यहाँ पर अगर मैं सिंपली ऐसे बोलूं कि 1 डजन, तो 1 डजन का मतलब केवल और केवल 12 होता है। समझ में आई बात? तो 1 डजन किसी भी सब्सटेंस, किसी भी चीज को डिफाइन नहीं करता है। ये केवल और केवल किसको बताता है? नंबर्स को बताता है। इसको बताता है, नंबर्स को बताता है। लेकिन इस नंबर के आगे मैं कोई भी क्वांटिटी बता लिख दूंगा, कोई भी क्वांटिटी को स्पेसिफाई कर दूंगा, तो उस नंबर के साथ में वो क्वांटिटी ऐड हो जाएगी। समझ में आई बात? तो अब देखो, मैं इससे रिलेट करता हूं मोल को, अपना मोल जो है उससे रिलेट करता हूं। जैसे मैंने अभी बोला था कि मोल क्या है, मैंने बोला मोल क्या है। तो जैसे 1 डजन में 12 नंबर्स होते हैं, वैसे ही 1 मोल में, 1 मोल बराबर होता है 6.023 इंटू 10 की पावर 23। 1 मोल किसके बराबर होता है? 6.023 इंटू 10 की पावर 23। जैसे 1 डजन सिर्फ नंबर्स को रिप्रेजेंट करता था, वैसे ही 1 मोल भी इतने नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है। समझ में आई बात? जैसे 1 डजन 12 नंबर्स को रिप्रेजेंट करता था, यानी 12 चीजों को रिप्रेजेंट करता है, 12 चीजों के बारे में बताता है, वैसे ही 1 मोल इतनी चीजों के बारे में हमें बताने वाला है। समझ गए? अब इस 1 मोल के आगे मैं कुछ भी लिख दूं, इसका मतलब हो जाएगा इतने, है ना। जैसे मैं लिख दूं 1 मोल पेन, 1 मोल पेन, है ना, तो इतने पेन हो जाएंगे। और जैसे मैं लिख दूं 1 मोल समोसे, तो इतने समोसे हो जाएंगे। जैसे मैं लिख दूं 1 मोल चेयर, तो इतने चेयर हो जाएंगे। यानी सिंपली मैं बात करूं तो मैंने लिख दिया 1 मोल, 1 मोल पेन, इट मींस 6.023 इंटू 10 की पावर 23 पेन। लेकिन बच्चा ध्यान देना, इतने पेन इकट्ठे कर पाना पॉसिबल नहीं है। ये देखो 10 की पावर 23 है, इसका 10 की पावर 23 है, जो पॉसिबल नहीं है। इतने नंबर इकट्ठे कर पाना पॉसिबल नहीं है। तो अब दिमाग में ये क्वेश्चन आता होगा, तो सर फिर मोल है क्या? ये तो बताओ, मोल यूज कब करेंगे? जैसे हम डजन जो है, वो डजन तो डेली लाइफ में यूज करते हैं। हम डेली लाइफ में डजन यूज करते हैं, घर वाले भी हमें बोल देते हैं जा बेटा 1 डजन केले ले, है ना, 1 डजन केले ले। लेकिन कभी घर वालों ने हमें ऐसे नहीं बोला कि जा बेटे 1 मोल केले ले, या 1 मोल पेन ले, है ना। तो देखो बच्चों, जैसे डजन तो डेली लाइफ की यूनिट है, डेली लाइफ में यूज करते हैं, लेकिन मोल को डेली लाइफ में यूज नहीं करते। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया है कि 1 मोल पेन लेके आना है, तो इतने पेन कहां से लेकर आऊंगा मैं? ये तो बहुत ज्यादा नंबर हो गए, 10 की पावर 23। तो यहाँ से एक चीज निकल के आती है, तो सर मोल किसके लिए यूज होता है फिर? तो यहाँ से मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूँ। मोल जो है वो छोटी छोटी पार्टिकल्स, छोटी छोटी इकाइयों के लिए यूज होता है। तो मैं यहाँ लिखने वाला हूँ, इट इज यूज्ड फॉर स्मॉल पार्टिकल। ये किसके लिए यूज होता है? स्मॉल पार्टिकल्स के लिए यूज होता है। ऐसे बड़े बड़े पार्टिकल्स के लिए मोल को यूज नहीं कर सकते, ऐसे बड़े बड़े पार्टिकल्स के लिए मोल यूज नहीं कर सकते, ये स्मॉल पार्टिकल्स के लिए यूज होता है। दूसरी चीज ये आती है, तो सर स्मॉल पार्टिकल्स कौन कौन से हैं, है ना। अब मैंने बोल तो दिया स्मॉल पार्टिकल्स के लिए यूज होता है, लेकिन अब दिमाग में ये भी तो आएगा ना कि स्मॉल पार्टिकल्स होता कौन कौन है। तो देखो बेटा, हम पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री में जो भी पार्टिकल के बारे में हम डिस्कस करेंगे, वो सारे पार्टिकल्स कैसे हैं? स्मॉल होंगे। जैसे एटम हो गया, मॉलिक्यूल हो गया, आयन हो गए, इलेक्ट्रॉन हो गए, प्रोटॉन हो गए, न्यूट्रॉन हो गए, इटीसी। ये सब क्या है? स्मॉल पार्टिकल्स हैं। इन स्मॉल पार्टिकल्स के लिए हम क्या यूज करेंगे? मोल यूज करेंगे। इन सब के लिए क्या यूज करेंगे?
मोल यूज करेंगे। तो यहाँ से हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि मोल जो यूनिट है वो किसकी यूनिट है, केमिस्ट्री की यूनिट, क्योंकि ये सारे तो केमिस्ट्री में आने वाले हैं, है ना। ये एटम, मॉलिक्यूल, आयन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सब किस में आने हैं, केमिस्ट्री में आने। तो हम यहाँ से ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि मोल इज ए यूनिट ऑफ केमिस्ट्री। मोल इज यूनिट ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, तो मोल किसकी यूनिट आ गई हमारे पास में, केमिस्ट्री की यूनिट। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा मोल क्या होता है। जैसे एक दर्जन में 12 होता है, मोल सिंपली इस नंबर को रिप्रेजेंट करता है। और यहाँ से ये भी समझ में आ गया होगा कि ये स्मॉल पार्टिकल्स के लिए यूज होता है, जो बड़े बड़े पार्टिकल्स है उनके लिए हम मोल यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, इसका कारण ये हमारे पास में ये नंबर जो है काफी बड़ा है, 10 की पावर 23 है, इतना कलेक्ट कर पाना पॉसिबल नहीं है। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे दूं, मैंने आपको बोला कि जा बेटा मार्केट में जा और एक मोल चेयर लेके आ जा, एक मोल चेयर लेके आ जा। तो एक मोल चेयर का मतलब हो गया इतनी चेयर, अपने पूरे मार्केट में नहीं मिलेगी बेटा, इतनी अपने पूरे मार्केट में नहीं मिलेगी। तो बड़े बड़े पार्टिकल्स जो है इतने नंबर में कलेक्ट कर पाना पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये जो मोल है स्मॉल पार्टिकल्स की यूनिट है। तो मैं उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको ये समझ में आ गया होगा कि मोल क्या है और किस प्रकार से हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, किस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं। तो चलो आगे चलते हैं। जैसा कि मैंने बताया मोल, 1 मोल इज इक्वल्स टू 6.023 इंटू 10 की पावर 23। एक मोल का मतलब होता है 6.023 इंटू 10 की पावर 23। कभी कभी हम इसको नेग्लिजिबल कंसीडर करके इसको ऐसे भी लिख देते हैं, 6 इंटू 10 की पावर 23। कभी कभी ये आगे वाला जो डिजिट है ये नेग्लिजिबल कंसीडर करके हम 6 इंटू 10 की पावर 23 भी लिख देते हैं। दूसरी बात ये आती है बच्चों कि ये जो डिस्कवर किया गया था वो किसके द्वारा डिस्कवर किया गया था, एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था एवोगाड्रो। एवोगाड्रो के द्वारा इस मोल को क्या किया गया था, डिस्कवर किया गया था। इसलिए इस नंबर को बोलते हैं एवोगाड्रोस नंबर। इस नंबर को क्या बोलते हैं, एवोगाड्रोस नंबर। इस नंबर को क्या बोलते हैं, एवोगाड्रोस नंबर। और इसका नोटेशन आ जाता है अपने पास में n। एवोगाड्रो नंबर जो है उसका नोटेशन आ जाता है हमारे पास में n। तो यहां से सिंपली बात मैं ये बोल सकता हूं कि इसको Na भी लिख सकते हैं, इसको n भी लिख सकते हैं, और कई जगह ये n नोट भी लिखा हुआ मिलेगा। तो यहां से मैं लिखने की कोशिश कर रहा हूं कि 1 मोल इज इक्वल्स टू 6.023 इंटू 10 की पावर 23, ऐसा भी लिख सकते हैं। इसको 6 इंटू 10 की पावर 23 ऐसा भी लिख सकते हैं। इसको Na भी लिख सकते हैं, इसको n नोड भी लिख सकते हैं, और इसको n भी लिख सकते हैं। ये है हमारे पास में मोल के बारे में इंफॉर्मेशन। इसका मतलब है एवोगाड्रोस नंबर। इसका मतलब क्या है, एवोगाड्रोस नंबर। अब जैसे मैं अभी बात कर रहे थे अपन स्मॉल पार्टिकल्स की, है ना। जैसे मैंने बोला था कि 1 मोल इज इक्वल्स टू 6.023 इंटू 10 की पावर 23 था। अब मैंने बोल दिया यहाँ पर 1 मोल इलेक्ट्रॉन, 1 मोल इलेक्ट्रॉन, एक मोल में इतने नंबर होते हैं, तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब कितना हो गया, 6.023 इंटू 10 की पावर 23 इलेक्ट्रॉन। इतने इलेक्ट्रॉन 6.023 इंटू 10 की पावर 23 इलेक्ट्रॉन। अगर मैं बात करूं प्रोटॉन की, तो 1 मोल प्रोटॉन, तो ये हो गया 6.023 इंटू 10 की पावर 23 प्रोटॉन। अगर मैं बात करूं 1 मोल न्यूट्रॉन की, तो 1 मोल न्यूट्रॉन इज इक्वल टू हो गया अपने पास में 6.023 इंटू 10 की पावर 23 न्यूट्रॉन। अगर मैं बात करूं 1 मोल एटम, तो इसका मतलब हो गया 6.023 इंटू 10 की पावर 23 एटम। अगर मैं बात करूं 1 मोल मॉलिक्यूल की, 1 मोल 1 मोल मॉलिक्यूल, इसका मतलब हो गया 6.023 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल।
अगर मैं बात करूं 1 मोल आयंस की, इसका मतलब हो गया 6.023 इंटू 10 की पावर 23 आयंस। तो इसमें कोई मतलब कोई कॉम्प्लिकेटेड चीजें नहीं है बेटा, ये सिंपल सी समझना है कि एक डजन का मतलब नंबर होता है, वैसे ही एक मोल का मतलब नंबर होता है, उसके सामने जो भी चीज ऐड हो जाएगी उतने नंबर हो जाएंगे। सिंपल सी बात ये है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये मोल समझ में आ गया होगा। ये मोल का बेसिक था, मोल क्या होती है या मोल क्या होता है उसके बारे में मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है। जैसे एक डजन में 12 होते हैं, वैसे ही एक मोल में 6.023 इंटू 10 की पावर 23 नंबर होते हैं, ठीक है। अगर मैं एक मोल सेव की बात करूंगा तो इतनी सेव हो जाएगी। मैं उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको समझ में आया होगा। दूसरी चीज हमारे पास में यही है, हमारा चैनल यूट्यूब पे रूबीडियम और रूबीडियम कोचिंग, ठीक है। इसको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करवाना है, उनके साथ में शेयर करना है, ठीक है। वीडियो को लाइक करना है और जितना हो सकते बच्चों अपने दोस्तों के बीच में इसको फैला दो ताकि उनको भी फायदा मिल सके। बहुत शानदार मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ, आपको बहुत मजा आने वाला है। बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल बेसिक से ये पढ़ने के बाद में आपको लगने लगेगा कि सर केमिस्ट्री में तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं है। बस आपको मेरे साथ यूट्यूब पे जुड़े रहना है, और जुड़े रहने का एक ही जरिया है अपने पास में, जब चैनल सब्सक्राइब करो उसके साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लेना, तो कोई भी नया वीडियो आपके सामने आएगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। बेल आइकन को जरूर जरूर प्रेस कर लेना ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये मोल समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं। अगला सेकंड टॉपिक था अपना, सेकंड टॉपिक था अपना एटम। सेकंड टॉपिक क्या था, एटम। अब एटम क्या होता है, वैसे तो मैंने यूट्यूब पे एक वीडियो डाल रखा है एटम के बारे में छोटा सा, वो भी देख सकते हो, उसमें थोड़ी सी दिक्कत है तो आप इसको देख लेना। वैसे मैं एटम पे सेपरेट एक छोटा सा वीडियो और बनाऊंगा ताकि आपको ये पूरा वीडियो फिर से ना देखना पड़े, ठीक है। तो एटम क्या होता है, तो देखो बच्चा, शुरुआत में एक डाल्टन नाम का साइंटिस्ट था जिसने एटम की डाल्टन्स थ्योरी दी थी, या ऐसे बोल सकते हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, जिसका नाम था डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन ने बोला था कि जो एटम है हमारा वो सबसे छोटी इकाई है, सबसे छोटी यूनिट है, उसको फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता, है ना। मतलब सबसे छोटा ही यही है, इसके बाद में इसको तोड़ा ही नहीं जा सकता, यानी इसको ना तो फर्दर डिवाइड किया जा सकता और ना ही मतलब डिस्ट्रॉय किया जा सकता, ऐसे भी बोल सकते हैं। लेकिन कुछ समय बाद में जैसे जैसे एटम के बारे में डिस्कवरीज बढ़ती गई तो पता चलता गया कि एटम स्मॉलेस्ट यूनिट नहीं है, एटम स्मॉलेस्ट यूनिट नहीं है, उसमें और भी छोटे पार्टिकल्स हैं जो प्रेजेंट होते हैं, जिसमें डिस्कवरी से हमें पता चला जैसे इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है। तो पता चला हमें कि एटम में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन भी प्रेजेंट होते हैं, तो हम ये नहीं बोल सकते कि एटम जो है हमारी स्मॉलेस्ट यूनिट है। लेकिन मैं फिर से समझाने की कोशिश करूंगा। तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी फर्स्ट लिखने मैं समझा देता हूँ इसको, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी को, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। अकॉर्डिंग टू डाल्टन, डाल्टन के अकॉर्डिंग स्मॉलेस्ट पार्टिकल, स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो है वो है एटम। इसको फर्दर कैन नॉट बी डिवाइडेड, इसको हम आगे फिर से डिवाइड नहीं कर सकते, इसको तोड़ नहीं सकते। तीसरा स्टेटमेंट था हमारे पास में, सेम एलिमेंट, सेम एटम या सेम एलिमेंट हैव सेम प्रॉपर्टीज, सॉरी सेम प्रॉपर्टीज। अगला स्टेटमेंट था डिफरेंट एटम
डिफरेंट एटम या एलिमेंट हैव डिफरेंट प्रॉपर्टी। अब ये प्रॉपर्टी क्या होती है ये मैं समझाने वाला हूँ बेटा आपको। अब ये 4 पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं, फिर उससे ज्यादा आपको इसकी डिटेल में नहीं जाना है, ठीक है। तो सेम एलिमेंट जो है उसकी प्रॉपर्टी सेम होगी, डिफरेंट एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट डिफरेंट होगी, इसको फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता, और ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। लेकिन जैसे जैसे डिस्कवरी बढ़ती गई, जैसे जैसे डिस्कवरी बढ़ती गई, तो ये जो सिद्धांत है, ये जो थ्योरी है डाल्टन की, वो फेल हो गई। डाल्टन की थ्योरी क्या हो गई? फेल हो गई। तो ड्रॉबैक है डाल्टन की थ्योरी का, ड्रॉबैक्स ऑफ डाल्टन्स थ्योरी। ड्रॉबैक्स ऑफ डाल्टन्स थ्योरी, क्या क्या ड्रॉबैक है? पहली चीज तो ये कि जो पहला हमारा स्टेटमेंट था ये वाला, कि इसको फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता, तो इसको फर्दर डिवाइड किया जा सकता है, कोई भी एटम है उसको फर्दर डिवाइड किया जा सकता है, और उसमें 3 चीजें हमें देखने को मिली, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो पहला पॉइंट तो यही इनवैलिड हो गया, यानी फेल हो गया, कि ये जो एटम है हमारा इसको फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, और ये 3 एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो है उसमें प्रेजेंट होने वाले हैं। दूसरा जो ड्रॉबैक था, दूसरा जो ड्रॉबैक था वो था कि जो सेम एलिमेंट है उनकी प्रॉपर्टीज क्या होने वाली है? सेम होने वाली है। लेकिन मैं इसको डिटेल में ना लिखे सीधा सा लिख रहा हूं, इन केस ऑफ आइसोटॉप्स, आइसोटॉप्स के केस में जैसे हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स हैं, 1s1, 1s2, 1s3। हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स हैं, तीनों आइसोटॉप्स की प्रॉपर्टी सेम होनी चाहिए ना। इसने बोला है कि अगर कोई एलिमेंट सेम है तो प्रॉपर्टीज क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। एलिमेंट तो सेम ही है, तीनों के केस में कौन सा है? हाइड्रोजन है। इसका नाम प्रोटियम, इसका नाम है प्रोटियम, इसका नाम है ड्यूट्रियम, और इसका नाम है ट्राइटियम। तीनों ही हाइड्रोजन के क्या है? आइसोटॉप्स हैं, प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्राइटियम। एलिमेंट तो सेम है तीनों केस में, तीनों केस में क्या है? हाइड्रोजन है। लेकिन ध्यान देना बच्चों, यहां पर एटॉमिक नंबर तीनों का सेम है, लेकिन एटॉमिक मास जो है वो तीनों का डिफरेंट है। तो इसकी फिजिकल जो प्रॉपर्टी है, फिजिकल प्रॉपर्टी अभी मैं समझाऊंगा इसका मतलब क्या है। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या हो गई? वो हो गई डिफरेंट। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या हो गई? डिफरेंट हो गई, जबकि इसने क्या बोला था? सेम एलिमेंट की प्रॉपर्टीज क्या होने वाली है? सेम होने वाली है। तो सेकंड पॉइंट भी क्या हो गया? फेल हो गया। थर्ड पॉइंट क्या बोलता है? डिफरेंट एलिमेंट जो है उनकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी? डिफरेंट होगी। डिफरेंट एलिमेंट जो है उनकी प्रॉपर्टीज क्या होगी? डिफरेंट होगी। लेकिन इन केस ऑफ आइसोबार, आइसोबार की कंडीशन में, आइसोबार के केस में ये ऐसा नहीं होता है। सेम मतलब आइसोबार के केस में एलिमेंट डिफरेंट होने के बाद भी इनकी प्रॉपर्टी सिमिलर हो जाती है। कैसे? जैसे मैं बात करूं आर्गन की, आर्गन जो है इसका एटॉमिक मास है 18, इसका सॉरी एटॉमिक नंबर है 18 और एटॉमिक मास है 40। सिमिलरली ऐसे कैल्शियम है, उसका एटॉमिक नंबर है 20 और एटॉमिक मास है 40। ये देखो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या हो गई? सेम हो गई, लेकिन इसमें क्या बोला था? प्रॉपर्टीज क्या होगी? डिफरेंट होगी। मैं समझ सकता हूँ बच्चों आपकी प्रॉब्लम, आपको यहाँ दिक्कत आ रही होगी कि सर ये प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टीज क्या किए जा रहे हो? कोई मकान वकान की बात कर रहे हो या कोई प्लॉट व्लॉट की बात कर रहे हो? नहीं बेटा, अपन पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री। क्या पढ़ रहे हैं? केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री में जब भी प्रॉपर्टीज की बात आएगी तो हमारे पास में 2 प्रकार की प्रॉपर्टीज होती है। किसी के दिमाग में आ रहा होगा एक फार्म हाउस और एक महल, है ना, यानी मेरा बंगला। ऐसा कुछ नहीं है बेटा। यहाँ पर प्रॉपर्टीज का जब भी मतलब आएगा तो 2 प्रकार की प्रॉपर्टीज है, एक है केमिकल प्रॉपर्टीज और एक है फिजिकल प्रॉपर्टीज। दोनों प्रॉपर्टीज में डिफरेंस क्या है समझने की कोशिश करना। फिजिकल प्रॉपर्टीज वो है जिसको हम आंखों से देख सकते हैं या फिजिकली टच कर सकते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? जिसको हम आंखों से देख सकते हैं या टच कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। समझ गए बात को, है ना? और
और जो केमिकल प्रॉपर्टी है, केमिकल प्रॉपर्टी जो होती है वो इलेक्ट्रॉन के कारण होती है। किसी भी एलिमेंट की केमिकल प्रॉपर्टी जो होती है वो उसमें प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन के कारण होती है। तो मान लो किसी भी चीज का वेट है, भार है, वजन है, वेट है, उसको हम आंखों से देख सकते हैं और उसको छू करके फील भी कर सकते हैं, महसूस भी कर सकते हैं। तो जिसको देख सकते हैं, जिसको महसूस कर सकते हैं, वो सारे किस में आएंगे? फिजिकल प्रॉपर्टीज में आएंगे। तो ये जो यहाँ पर एटॉमिक मास है वो फिजिकल प्रॉपर्टीज में कंसिडर होगा। तो इन केस ऑफ आइसोटोप्स में हमने देखा कि उसका एटॉमिक मास डिफरेंट हो गया, इसका मतलब उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो गई, जबकि इसने क्या बोला था? सेम प्रॉपर्टीज होगी। और यहाँ पर सेम प्रॉपर्टीज का मतलब ये आता है कि उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होनी चाहिए और उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होगी। समझ में आया? दूसरा यह है कि आइसोबार के केस में बोला कि डिफरेंट एलिमेंट के केस में प्रॉपर्टीज क्या होनी? डिफरेंट। यानी यहां पर यह समझना है कि उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होनी चाहिए और उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होनी चाहिए। यहां पर दोनों एलिमेंट जो है वो दोनों डिफरेंट डिफरेंट, एक आर्गन है और एक कैल्शियम है, लेकिन इन दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टी सेम हो गई, एटॉमिक मास 40-40 हो गया। इसका मतलब इनकी प्रॉपर्टीज सेम हो गई, जबकि ये क्या बोल रहा था? डिफरेंट एलिमेंट की प्रॉपर्टी क्या होगी? डिफरेंट होगी। समझ में आई बेटा? ये ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो आइसोबार के केस में और आइसोटोप्स के केस में, और डाल्टन्स की एटॉमिक थ्योरी क्या थी, उसका ड्रॉबैक क्या था, वो मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। अभी अगली स्लाइड पे मैं प्रॉपर्टीज के बारे में थोड़ा सा और बता देता हूँ आपको, इसको नोट डाउन भी कर सकते हो आप पॉज करके वीडियो को, और मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और जब समझ में आ रहा है तो अपना एक ही काम है, अपना जो चैनल है यूट्यूब का रूबिडियम और रूबिडियम कोचिंग, उसको ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करवाना है, शेयर करना है, ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। दूसरी चीज ये है कि अगर आपको मेरी क्लासेस अच्छी लगती है और आपको मेरी क्लासेस का वेट रहता है ना, तो आपको क्या करना है? वेट नहीं करना है, आपको सब्सक्राइब के साथ में बेल आइकन प्रेस कर लेना है। तो जैसे ही मेरी क्लासेस आएंगी आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको वेट नहीं करना है, जैसे ही आप मेरी क्लास आएगी बेल आइकन प्रेस कर लेना है, ताकि आपको मेरी क्लासेस का नोटिफिकेशन मिल जाए और आप इन क्लासों का लुत्फ उठा सके, आनंद ले सके। समझ में आई बात? तो चलो चलते हैं आगे। आगे चले, जैसे मैंने अभी बात करी थी प्रॉपर्टीज की। प्रॉपर्टीज दो प्रकार की प्रॉपर्टीज हैं, एक है केमिकल प्रॉपर्टीज और दूसरी है फिजिकल प्रॉपर्टीज। इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता दूंगा। दिस प्रॉपर्टी ड्यू टू इलेक्ट्रॉन। केमिकल प्रॉपर्टी जो है, केमिकल प्रॉपर्टी में जो भी चेंज आएगा वो इलेक्ट्रॉन के कारण आएगा। किसके कारण आएगा? इलेक्ट्रॉन के कारण आएगा। और फिजिकल जो प्रॉपर्टी है जिसको हम देख सके, कैन बी सीन एंड फील द टच, और उसको छू करके महसूस कर सके, या ऐसे कर सकते, फील कर सके, टच कर सके, फील कर सके और टच कर सके। तो ये दो प्रकार की प्रॉपर्टीज हैं, जिसको हम आंखों से देख सकते हैं वो फिजिकल प्रॉपर्टी, जिसको छूकर महसूस कर सके वो फिजिकल प्रॉपर्टी, और इलेक्ट्रॉन के नंबर्स के कारण जो चेंज होने वाली प्रॉपर्टी है वो है अपनी केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो अभी जो लास्ट जो स्लाइड थी उसमें हम देख रहे थे कि फिजिकल प्रॉपर्टी जो है वो चेंज होने वाली थी। जब भी प्रॉपर्टी का मतलब प्रॉपर्टी का नाम आ जाए तो दोनों प्रॉपर्टीज कंसीडर करनी, केमिकल और फिजिकल। अगर पर्टिकुलर कोई नाम आता है तो वो तो फिर तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, है ना? ठीक है, अगली स्लाइड पे चलते हैं। तो देखो बेटा, अपन ने एटम के बारे में देखा, एटम को मैंने डिफाइन कर दिया है आपके सामने। अब एटम को डिफाइन करने के बाद में आपके लिए एक होमवर्क है जो आपको खुद को करना है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। बताना क्या है कि जैसे आवर्त पीरियोडिक टेबल आप सबने देखी है, पीरियोडिक टेबल आप सबने देखी है। पीरियोडिक टेबल में 218 के आसपास एलिमेंट है। कितने एलिमेंट है? 218 के आसपास में एलिमेंट है।
उस टेबल को जब आप देखोगे, है ना, तो उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स कुछ ऐसे मतलब कॉलम से बने हुए हैं, कुछ रोज से बनी हुई है ना। उनमें से अपने को 36 एलिमेंट्स को याद करना है। क्या क्या याद करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। जिससे पीरियोडिक टेबल में हमें क्या क्या याद करना है। पहली चीज तो ये एटॉमिक नंबर जो ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे आपके। दूसरी चीज एलिमेंट का नेम। तीसरी चीज सिंबल। चौथी चीज उसका एटॉमिक मास। एटॉमिक मास। ये पीरियोडिक टेबल में से चार चीजें अपने को याद करनी है। ठीक है, एटॉमिक नंबर जो सीरियल नंबर है उसके पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट के, वही उसके एटॉमिक नंबर है। एलिमेंट का नाम, सिंबल और एटॉमिक मास। कितने तक याद करना है? 36 तक। टिल 36। 36 तक हमें याद करना है। कुछ का मैं आपको यहाँ पर कुछ डेमो दे देता हूँ, मतलब दिखा देता हूँ कैसे क्या करना है। एटॉमिक नंबर अगर एक है हमारे पास में तो उस एलिमेंट का नाम है हाइड्रोजन। क्या नाम है? हाइड्रोजन। उसका सिंबल है H और उसका एटॉमिक मास है 1। एटॉमिक मास क्या है? 1। दूसरा हीलियम, उसका सिंबल है He और उसका एटॉमिक मास है 4। तीसरा लिथियम, उसका सिंबल है Li और उसका एटॉमिक मास है 7। चौथा बेरिलियम। बेरिलियम, इसका सिंबल है Be। ठीक है, इसका एटॉमिक मास है अपने पास में 9। ये याद करने हैं बच्चों आपको 36 तक। मैं आपके यहाँ पर मैं आपको लिख करके दिखा रहा हूँ कि कौन कौन सी चीजें आपको याद करनी है। 10 12 20 तक जो भी पॉसिबल है मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर। बाकी आपको कितने तक याद करना है? 36 तक याद करना है। और उसका मैं एक शॉर्ट वीडियो आपको यूट्यूब पे पीरियोडिक टेबल में क्या क्या याद करना है वो शॉर्ट वीडियो में यूट्यूब पे आपके सामने अपलोड कर दूंगा, तो वहां से भी आप देख सकते हो और लर्न भी कर सकते हो। ठीक है, अगला आ जाता है हमारे पास में 5 नंबर पे है बोरॉन, जिसका सिंबल है बी और उसका एटॉमिक मास है हमारे पास में 11। फिर 6 नंबर पे आ जाता है हमारे पास में कार्बन, जिसका सिंबल है सी और उसका एटॉमिक मास आ जाता है 12। फिर 7 नंबर पे आ जाता है हमारे पास में नाइट्रोजन, इसका सिंबल है एन और उसका एटॉमिक मास है 14। 8 नंबर पे आ जाता है हमारे पास में ऑक्सीजन, उसका सिंबल है ओ, एटॉमिक मास है 16। ऐसे करके आपको कहां तक याद करना है? 36 तक याद करना है। ठीक है, 36 तक क्या करना है? याद करना है। तो मैं ये उम्मीद करके चल रहा हूं कि आप 36 तक याद कर लोगे। अगर आप याद नहीं कर पाते हो तो मैं आपको खुल के बोल रहा हूं केमिस्ट्री आपको नहीं आएगी। केमिस्ट्री नहीं आएगी। केमिस्ट्री को सीखने के उम्मीद भी मत करना अगर आपको ये याद नहीं है तो। क्योंकि हम मोल कॉन्सेप्ट में जो भी कैलकुलेशंस करने वाले हैं वहां पर हमें इनके एटॉमिक मास की जरूरत पड़ने वाली है। मोल कैलकुलेट करेंगे तो भी एटॉमिक मास की जरूरत पड़ेगी और मोल की ही जरूरत सारे चैप्टर में पड़ने वाली है। इसलिए ये याद करोगे तो केमिस्ट्री समझ में आएगी, अदरवाइज केमिस्ट्री समझने की उम्मीद भी मत करना। तो आपको ये याद करना है। ऐसे समझ लो ये बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है। अगर ये समझोगे, ये याद करोगे तो ही केमिस्ट्री समझ में आने वाली है। और कहां तक याद करना है? 36 तक याद करना है। और इसका एक सेपरेट वीडियो मैं आपके सामने अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पे। एक सेपरेट वीडियो पीरियोडिक टेबल के इन 4 चीजों पे एक सेपरेट वीडियो अपलोड कर दूंगा। आप वहां से देख सकते हो अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो। लेकिन बेटा ये करना ही करना है। अगर ये नहीं कर पाओगे तो केमिस्ट्री नहीं समझ में
आएगी, चाहे कुछ भी कर लेना। फिर बाद में यही बोलोगे कि सर पढ़ा रहे थे तब तो हमें बहुत अच्छे से समझ में आ रही थी, लेकिन हमारे से तो क्वेश्चन नहीं होते। तो बेटा क्वेश्चन होंगे भी नहीं अगर ये याद नहीं होंगे तो। साफ साफ बोल रहा हूँ, क्वेश्चन नहीं होंगे अगर ये याद नहीं होंगे तो। आपको ये याद करना ही पड़ेगा और ये याद हो जाएंगे, उसके बाद में क्वेश्चन नहीं होते, उसकी गारंटी में लेता हूँ कैसे नहीं होते क्वेश्चन। लेकिन ये आपको याद करने पड़ेंगे। कितने तक? 36 तक। 36 तक याद करने ही पड़ेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपके भेजे में अच्छे से उतर गई होगी ये बातें, आपके दिमाग में अच्छे से बैठ गई होगी और आपको समझ में भी आ गया होगा। आगे चलते हैं। अब जैसे बेटा अभी अपन ने देखा कि एटॉमिक मास, ये देखो किसी भी जो एलिमेंट है, एटम है, इन्हीं को बोलते हैं एटम। ध्यान देना, ये जो एलिमेंट है यही एटम है, ये जो एलिमेंट है यही एटम है। तो 36 तक एटम्स के अपने एटॉमिक मास याद करेंगे। तो ध्यान देना, यहाँ एटॉमिक मास है, तो एटॉमिक मास के आगे मैंने कुछ भी नहीं लिखा है। एक एटम का जो मास है उसके सामने कुछ नहीं लिखा, सिंपली नंबर से रिप्रेजेंट किया है। जैसे हाइड्रोजन का 1 लिखा है, हीलियम का 4 लिखा है, लिथियम का 7 लिखा है, ये मतलब सिंपली नंबर लिखा है, मैंने कुछ नहीं लिखा है। तो आपके दिमाग में आ रहा होगा सर ये तो वेट है ना, इसकी कुछ तो यूनिट होती होगी, ग्राम किलोग्राम कुछ तो यूनिट होती होगी, लेकिन आपने तो कुछ नहीं लिखा है। ये तो दिमाग में आ ही रहा होगा। तो बेटा हाँ बिल्कुल यूनिट होती है, और मैं आपको समझाऊंगा अगली स्लाइड पे। इसकी 2 यूनिट है यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं, एक ग्राम में और एक एएमयू में। दोनों का अपना अलग अलग मतलब है, जिसका वीडियो मैंने अपलोड कर रखा है यूट्यूब पे। वो वीडियो सही से नहीं चल रहा, लेकिन फिर भी आप उसको देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। फिर भी मैं यहाँ इसमें अपनी स्लाइड पे समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, आपको क्या करना है? अपना काम करना है। अपना काम क्या है? अपने यूट्यूब चैनल रूबीडियम और रूबीडियम कोचिंग को क्या करना है? सब्सक्राइब करना है, और अपने दोस्तों से भी ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करवाना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है, जितना हो सकता है अपने दोस्तों के साथ पहुंचाइए, और जिसको इसका बेनिफिट मिल सकता है उस बंदे तक भी इस वीडियो को पहुंचाइए। ठीक है, आप अपना काम करते रहिए, मैं मेरी क्लासों का अपना काम करता रहूंगा। आपको कहीं केमिस्ट्री में दिक्कत नहीं आने वाली है। समझ में आई बात? तो आगे चलते हैं, अब इसके यूनिट के बारे में डिस्कस करते हैं। यूनिट ऑफ एटॉमिक मास। एटॉमिक मास की यूनिट, तो ध्यान देना बेटा, यहाँ पर एटॉमिक मास है उसकी 2 प्रकार की यूनिट है। पहली यूनिट इधर ही लिख देता हूँ। एक यूनिट होती है जिसका नाम है एएमयू। क्या होती है? एएमयू, जिसकी फुल फॉर्म है एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट, और इसी को ही लिख देते हैं हम, यहीं पे लिख देता हूं मैं, यहीं पे लिख देता हूं एएमयू और यू। और यू का फुल फॉर्म है हमारे पास में यूनिफाइड मास। यूनिफाइड मास, ठीक है। दूसरी यूनिट आती है हमारे पास में ग्राम। पहले तो मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ पहली यूनिट को, ये एएमयू क्या है। जैसे मान लो मैंने अभी कुछ एग्जांपल्स लिए थे एलिमेंट के, तो मैंने लिया कार्बन। कार्बन, और कार्बन का एटॉमिक मास कितना है? 6। अगर मैं ये लिख देता हूँ 6 एएमयू या यू, कार्बन सॉरी कार्बन का एटॉमिक मास है 12 है। कार्बन का एटॉमिक मास हमारे पास में है 12 है, और इस कार्बन के एटॉमिक मास के सामने मैंने लिख दिया एएमयू या यू। तो इसका सिंपल सा मीनिंग ये है कि ये जो मास है वो सिंपल एक कार्बन एटम का है। इट इज द मास ऑफ, इट इज मास ऑफ सिंगल कार्बन एटम। ये किसका मास है? एक सिंगल कार्बन एटम का मास है। तो यहाँ पर यही समझना है कि एएमयू अगर लिखा हुआ आ जाए तो वो नंबर ऑफ एटम को रिप्रेजेंट करेगा एक, या ऐसे बोल सकते हैं कि जो पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक मास लिखा हुआ है उसके आगे अगर एएमयू या यू लगा देंगे तो वो सिंगल एटम का मास है। इसका मास है सिंगल एटम का मास है, और उसके अलावा कुछ नहीं सोच रहा है।
अगर AMU या U लगा हुआ है तो वो नंबर ऑफ एटम्स के मास को रिप्रेजेंट करेगा। और पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स दिए हुए हैं अपने को, उन एलिमेंट्स के एटॉमिक मास के आगे अगर AMU और U लगा दूं, AMU या U लगा दूं, तो वो रिप्रेजेंट करता है हमारे पास में किसको, सिंगल एटम के मास को। सिंगल एटम के मास को मैं बार बार बोल रहा हूँ बेटा, तो एक थोड़ा सा करेक्शन कर देते हैं, स्मॉल आई, ठीक है, सिंगल एटम के मास को। दूसरी यूनिट है हमारे पास में ग्राम। दूसरी यूनिट क्या है, ग्राम। दूसरी यूनिट है हमारे पास में ग्राम। यही एग्जांपल में ले लेता हूं, ग्राम तो सब जानते हैं ना, जैसे वेट की यूनिट ग्राम होती है वैसे इसकी भी ग्राम यूनिट है। एग्जांपल है हमारे पास में कार्बन। कार्बन का मास होता है 12 है, एटॉमिक मास कितना होता है 12 है, और इसके आगे मैंने लगा दिया ग्राम। यहाँ पर AMU लगाया था, यहाँ पर मैंने लगा दिया ग्राम। तो ग्राम अगर मैं लगा देता हूं, ग्राम में लगा देता हूं, तो इट इज मास ऑफ 1 मोल कार्बन एटम। यानी ऐसे बोल सकते हैं कि ये 1 मोल कार्बन एटम का मास है। अब हम डिस्कस कर चुके हैं स्टार्टिंग में कि 1 मोल का मतलब 6.023 into 10 की पावर 23। तो यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं 12 ग्राम इज द मास ऑफ 6.023, कंप्लीट लिख देता हूँ, मास ऑफ 6.023 into 10 की पावर 23 कार्बन एटम। यहाँ पर ध्यान देना, अगर AMU U लगा हुआ तो एक सिंगल कार्बन एटम का मास है, और अगर यहाँ में ग्राम लगा देता हूँ तो ये इतने कार्बन एटम का मास है। दोनों की यूनिट चेंज है, दोनों की यूनिट चेंज है, लेकिन न्यूमेरिक वैल्यू जो है वो सेम है। न्यूमेरिक वैल्यू जो है वो क्या है, सेम है। तो वो एक सिंगल कार्बन एटम के मास को रिप्रेजेंट करता है, और ये 1 मोल कार्बन एटम के मास को रिप्रेजेंट करता है। अब आप बोल रहे हो कि सर कार्बन कार्बन क्यों बोल रहे हो, तो क्योंकि मैंने एग्जांपल कार्बन का लिया है। तो पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट है जिनका एटॉमिक मास लिखा हुआ है, उनके आगे मैंने कोई भी यूनिट नहीं लिखी है। अगर उनके आगे AMU लगा देंगे तो वो एक सिंगल एटम के मास को रिप्रेजेंट करेगा। अगर उनके आगे ग्राम लगा देंगे तो वो 1 मोल एटम के मास को रिप्रेजेंट करेगा। समझ में आई बात? मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आई होगी। ठीक है, तो अपना वही काम करना है अपने को, अपना चैनल रूबीडियम और रूबीडियम कोचिंग, उसको सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है, दोस्तों के साथ जितना हो सके उतना शेयर करना है। जो भी जरूरतमंद बच्चा है जिसको इस वीडियो की जरूरत है उसके साथ शेयर करना है, उस तक इसको पहुंचाने की कोशिश करना। इसके बारे में एटम की यूनिट और ग्राम और AMU के बारे में अगर आपको अच्छे से और भी देखना है तो अपना यूट्यूब पे 20-25 मिनट का वीडियो पड़ा है, उसको आप डिटेल में देख सकते हो। ठीक है, आगे चलते हैं। तो हमारे पास में यूनिट आ गई इसकी दो यूनिट आ गई, एक आ गई AMU और U, दूसरी आ गई ग्राम। ये हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अगला देखते हैं अपन रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम। एटम देखिए, अगला देखते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम। रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम। किसी भी एटम जो पीरियोडिक टेबल में मैंने बताया उस एटम को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे उसके बारे में देख लेते हैं। तो रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो यहाँ रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हैं। ऐसे x लिखेंगे, ये है हमारे पास में z और ये है हमारे पास में a। एक तरीका तो ये है, दूसरा तरीका है z और ये a यहाँ पे लिखते हैं। ये इसको किसी भी एटम को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। अब एक एक करके मैं बात कर लेता हूँ क्या क्या मतलब है इसका। z का मतलब है एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर। Z का मतलब ही है नंबर ऑफ प्रोटॉन, यानी कोई भी एटम में कोई भी एटम है, एलिमेंट है, उसका एटॉमिक नंबर कितना है, एटॉमिक नंबर जितना है उतने ही प्रोटॉन उसमें प्रेजेंट होंगे, उतने ही प्रोटॉन उसमें क्या होने वाले हैं,
प्रेजेंट होने वाले हैं। ठीक है, अगला आता है हमारे पास में ए। इसका मतलब है एटॉमिक मास, एटॉमिक मास। इसी का मतलब है न्यूक्लियन, नंबर ऑफ न्यूक्लियन भी बोल सकते हैं। इसी का मतलब है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। इसी का मतलब क्या है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो कोई भी एलिमेंट है हमारे पास में, इस प्रकार से दो तरीके से हम उसको लिख सकते हैं, जहां पर जेड है एटॉमिक नंबर, और एटॉमिक नंबर ही किसको रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन को रिप्रेजेंट करता है। ए है हमारे पास में एटॉमिक मास, ठीक है, एटॉमिक मास भी बोलते हैं इसको, इसको न्यूक्लियन भी बोलते हैं, नंबर ऑफ न्यूक्लियन भी बोलते हैं, इसको प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन भी बोलते हैं, और इसी को बोलते हैं मास नंबर। इसी को क्या बोलते हैं, मास नंबर। तो ये ध्यान रख लेना बेटा, ये आपको याद कर लेना है। जेड का मतलब क्या है, कोई भी एलिमेंट है तो उस जेड का मतलब क्या है, और ए का मतलब क्या है। अब यहाँ पर मैं एक बात लिखने वाला हूँ, और वो बात ये है कि यदि हमारे पास में, यदि हमारे पास में एलिमेंट जो है वो न्यूट्रल है, एलिमेंट कैसा है, न्यूट्रल है। इफ, क्या लिख देता हूँ, इफ एलिमेंट इज न्यूट्रल then number of proton is equals to number of इलेक्ट्रॉन। अगर हमारे पास में जो ये एलिमेंट दिया गया है वो कैसा है, न्यूट्रल है। न्यूट्रल, न्यूट्रल का मतलब होता है उस पर कोई चार्ज नहीं है, ना तो पॉजिटिव चार्ज है और ना ही नेगेटिव चार्ज है। तो वहां पर प्रोटॉन के नंबर जो है, प्रोटॉन के नंबर जितने हैं उतने ही उसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, उतने ही उसमें क्या प्रेजेंट होंगे, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि अगर ऐसा हो जाता है तो हम यहाँ से, अगर जेड प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है, नंबर ऑफ प्रोटॉन वो है जेड के बराबर, तो यही किसके इक्वल हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल हो जाएगा। वो किसके इक्वल हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल हो जाएगा। और ये जो चीज है बेटा, ये हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए काम आएगी, नंबर ऑफ प्रोटॉन निकालने के लिए काम आएगी, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने के लिए काम आएगी। ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम है, ये बेसिक है बेटा। इससे मतलब आपको समझना है कोई भी एलिमेंट को किस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ये बिल्कुल बेसिक सी चीजें है। ठीक है, अब एग्जांपल देके बताऊं, जैसे मैं, अब जैसे अभी अपन ने, मैंने एक टेबल में 8-9 एलिमेंट लिखे थे, 8 लिखे थे। जैसे कार्बन है तो कार्बन को अब ऐसे लिखेंगे, कार्बन 6 12, या कार्बन 6 12, कार्बन 6 12, कार्बन 6 12। ये एटम या एलिमेंट को रिप्रेजेंटेशन का तरीका हमारे सामने है। अब यहाँ पर देखें तो नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन वो कितने हैं, जेड के बराबर। कंपैरिजन करेंगे बेटा, जेड कितना है 6, जेड कितना है 6, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके इक्वल होता है, जेड के इक्वल। नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके इक्वल होता है, जेड के इक्वल। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन आ गए 6। अब इस पे कोई चार्ज नहीं है तो यही किसके इक्वल हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं 6। प्रोटॉन पता चल गया, इलेक्ट्रॉन पता चल गया। एटॉमिक मास, एटॉमिक मास कितना है हमारे पास में, यानी एटॉमिक मास है इसका, मास नंबर, मास नंबर वो है हमारे पास में 12 है। और ये हमें पता है कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन बराबर 12 है। हमने देखा है कि मास नंबर जो है वही किसके बराबर है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के। तो यहाँ से हम ऐसे कर सकते हैं कि हमें पता है प्रोटॉन तो कितने हैं 6 है, तो P प्लस N इज इक्वल टू 12 है। तो P का वैल्यू मैं यहाँ पुट कर दूंगा, ये आ गया 6 प्लस न्यूट्रॉन, ये हो गया 12 है, और N इज इक्वल टू हो गया 12 है माइनस 6, तो N न्यूट्रॉन आ गया हमारे पास में 6। इस प्रकार से अगर ये हमें पता है, ये हमें पता है तो इलेक्ट्रॉन की कैलकुलेशन कर सकते हैं, है ना। ये हमें पता है तो इलेक्ट्रॉन की कैलकुलेशन कर सकते हैं हम, प्रोटॉन की कैलकुलेशन कर सकते हैं, और न्यूट्रॉन की कैलकुलेशन भी हम आसानी से कर सकते हैं। न्यूट्रॉन की कैलकुलेशन भी हम आसानी से कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ ये रिप्रेजेंटेशन भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसका एक दो एग्जांपल और मैं आपको बता देता हूँ डिटेल में, है ना। एक दो एग्जांपल और कर लेते हैं, उससे पहले मैं अपना वही काम, आपको, मैं मेरा काम कर रहा हूँ, आपको अपना काम करना है, अपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, रूबिडियम को और रूबिडियम कोचिंग को। कुछ एग्जांपल और कर लेते हैं अपन।
जैसे एग्जांपल है हमारे पास में ऑक्सीजन, ऑक्सीजन 816, या इसको लिख सकते हैं ऑक्सीजन 816, ठीक है। तो यहां से अगर मैं बात करूं इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर है हमारे पास में 8, और यही किसके इक्वल है, नंबर ऑफ प्रोटॉन के। कंपैरिजन करना है बेटा, यानी इसका कंपैरिजन ऐसे करना है, ठीक है, ऐसे कंपैरिजन करना है। और ये एलिमेंट जो है हमारे पास में क्या है, न्यूट्रल है, तो यही है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो प्रोटॉन हमारे पास में आ गए 8, इलेक्ट्रॉन हमारे पास में आ गए 8। हमें पता है कि इसका एटॉमिक मास ए है, वो है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के, और ए कितना है 16, और प्रोटॉन हमें पता है कितने हैं 8, और न्यूट्रॉन निकालने हैं, तो न्यूट्रॉन आ जाएंगे 16 माइनस 8 यानी 8, तो न्यूट्रॉन आ गए हमारे पास में। इस प्रकार से प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की कैलकुलेशन हम कर सकते हैं। अगला एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे मैंने लिखवाया नहीं है फिर भी मैं ले लेता हूं सोडियम का, इसको ऐसे लिख सकते हैं, या सोडियम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, सोडियम ऐसे लिख सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन की बात करूँ, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है, जेड के बराबर, ये जेड है, ये ए के बराबर है, तो वो है जेड के बराबर, और वो है 11, और ये न्यूट्रल है तो इलेक्ट्रॉन के बराबर भी है, तो यहाँ से प्रोटॉन पता चल गया 11, इलेक्ट्रॉन पता चल गया 11, ठीक है, कोई दिक्कत। हमें पता है कि इसका एटॉमिक मास ए इक्वल टू होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ए है 23, प्रोटॉन है हमारे पास में 11, न्यूट्रॉन हमें पता नहीं है, तो न्यूट्रॉन आ गया 23 माइनस 11 इक्वल टू 12, तो न्यूट्रॉन आ गया हमारे पास में 12। तो यहाँ से पता चल गया कि न्यूट्रॉन कितने परसेंट है इसमें। तो कोई भी एलिमेंट, कोई भी एटम हमारे पास में है, तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, कितने प्रोटॉन प्रेजेंट है, कितने न्यूट्रॉन प्रेजेंट है, उसकी कैलकुलेशन हम आसानी से कर सकते हैं। एक दो एग्जांपल और कर लेते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं कैल्शियम का, जैसे कैल्शियम है हमारे पास में 2040, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और कैल्शियम है 2040, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये तो इक्वल है जेड के, और ये इक्वल है ए के, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन वो हो गए हमारे पास में 20, और वो जेड के बराबर होता है, और अगर न्यूट्रल है, एलिमेंट हमारा न्यूट्रल है, तो वो किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल भी होता है ना। और हमें पता है कि A इक्वल टू होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और हमें पता है प्रोटॉन जो है इसका 20 है, और ये A है 40, 20 प्लस न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन आ गया हमारे पास में 40 माइनस 20, इधर चला गया, तो न्यूट्रॉन आ गया हमारे पास में 20। तो हम बोल सकते हैं जो कैल्शियम है हमारे पास में, उसमें प्रोटॉन है कितने 20, इलेक्ट्रॉन कितने हैं 20, और न्यूट्रॉन भी कितने हैं 20। समझ में आई बात। अगली बात करते हैं, अगला एग्जांपल ले लेते हैं एक और, जैसे अगला एग्जांपल ले लें मैग्नीशियम, मैग्नीशियम 12 है 24, और मैग्नीशियम 12 है 24, ऐसे लिख सकते हैं, मैंने बताया कोई भी एलिमेंट है उसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगला देखें, तो इसमें जेड है, नंबर ऑफ प्रोटॉन वो है जेड, और वो कितना है 12 है, और ये एलिमेंट कैसा है, न्यूट्रल है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी कितने हो गए 12 हो गए, तो प्रोटॉन आ गए हमारे पास में 12 है, इलेक्ट्रॉन आ गए हमारे पास में 12 है, और यदि एटॉमिक मास ए बराबर है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, तो ये 24 है, तो ये 12 प्लस न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन आ गए 24 माइनस 12, और ये आ गए 12, तो यहाँ से हमें पता चला न्यूट्रॉन भी कितने परसेंट है इसमें 12। तो इस प्रकार से किसी भी एलिमेंट में हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की कैलकुलेशन कर सकते हैं। मैंने 6-7 एग्जांपल करवा दिए हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। बच्चों बार बार आपको इसका रिवाइज करना है ना। अपन ने डिस्कस किया, मोल डिस्कस किया, एटम डिस्कस किया, एटम की यूनिट डिस्कस की है, और रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम डिस्कस किया है। आज के लेक्चर का एक टॉपिक मॉलिक्यूल जो है वो रह गया है, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, अगले लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं, है ना, ठीक है। तो आज का जो भी मैंने आपको पढ़ाया वो बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आया होगा। तो आप, मैं मेरा काम कर रहा हूँ, आपको अपना काम करना है। आपका काम यही है, अपना जो चैनल है रूबिडियम, उसको शेयर करना है, सब्सक्राइब करवाना है अपने दोस्तों से, और जो भी जरूरतमंद बच्चा है उसके साथ इसको शेयर करना, ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले सके।
अपने इस चैनल को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा सब्सक्राइब करवाने की कृपा करें। ठीक है बच्चों, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में होगा। बार बार वीडियो को देखो अगर आपको अच्छे से समझ में नहीं आया। आज का लेक्चर हम यही कंप्लीट करते हैं। मॉलिक्यूल जो रेडिया उसको हम अगली क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।